क्या होता अगर हिटलर जीत जाता? ये सवाल ही अपने आप में एक बहुत ही डरावनी, एक बेचैन करने वाली दुनिया की तस्वीर बनाता है ना? एक ऐसी दुनिया जो शायद आज हमारी हकीकत हो सकती थी। देखिए, इतिहास को ना एक नदी की तरह समझिए और सोचिए कि अगर किसी मोड़ पर ये नदी एक बिल्कुल अलग रास्ते पर बह निकलती तो आज हम इतिहास की उसी दूसरी अंधेरी धारा में गोता लगाने वाले हैं। इसी को कहते हैं ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री या वैकल्पिक इतिहास। ये ना कल्पना की एक ऐसी दुनिया है जो हमें उन रास्तों पर ले जाती है जो इतिहास में कभी लिए ही नहीं गए। ये सोचने का एक तरीका है कि अगर इतिहास के जरूरी मोड़ पर कुछ अलग हुआ होता तो आज हमारी दुनिया का नक्शा कैसा दिखता। तो चलिए अब उतरते हैं इस दुनिया की गहराइयों में। लेकिन नाजी जीत के बाद की दुनिया को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हिटलर का वो विशाल और डरावना सपना आखिर था क्या, जो उसने एक नई दुनिया के लिए देखा था। इस सपने का एक ऑफिशियल नाम भी था, न्यू ऑर्डर, या जर्मन में कहें तो नॉय ऑर्डनो। और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, पूरे के पूरे यूरोप पर नाजी जर्मनी का कब्जा और एक ऐसे साम्राज्य की बुनियाद रखना जो जो हजारों साल तक चले। अब ये जो न्यू ऑर्डर था ना, ये 3 भयानक पिलर्स पर खड़ा था। सबसे पहला था आर्यन मास्टर रेस का सिद्धांत, मतलब नस्ल के आधार पर समाज को ऊपर नीचे बांट दो। दूसरा था लेबन्सराम, यानी रहने की जगह। इसका सीधा सा मतलब था पूर्वी यूरोप पर कब्जा करो और वहां जर्मन लोगों को बसा दो। और फिर आता है तीसरा और सबसे खौफनाक हिस्सा, उन सभी लोगों को या तो गुलाम बना लो या फिर जड़ से खत्म कर दो जिन्हें वो नस्ली तौर पर कम या अंडर मेंशन समझते थे। और ये सोच कितनी बड़ी थी, ये हिटलर के खुद के शब्दों से साफ पता चलता है। उसका घमंड सिर्फ जमीनें जीतने तक नहीं था, नहीं, वो तो इतिहास को ही दोबारा लिखना चाहता था। एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता था जिसके आगे पुराने रोम और मिस्र भी फीके पड़ जाए। और इस बड़े से विशाल सपने के बिल्कुल सेंटर में क्या था? एक नई राजधानी, वेल्टहाउप्टस्टाdt जर्मानिया, मतलब वर्ल्ड कैपिटल जर्मानिया। प्लान ये था कि ये बर्लिन शहर को पूरा का पूरा तोड़कर फिर से बनाया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी दी गई थी आर्किटेक्ट एल्बर्ट स्पीयर को। इस नए शहर का जो ताज होता वो था वोल्क्शाले, यानी पीपल्स हॉल। अब जरा इसके गुंबद मतलब डोम के डायमीटर का अंदाजा लगाइए, पूरे 250 मीटर। ये गुंबद इतना इतना बड़ा होता कि वैटिकन सिटी में जो सेंट पीटर्स बेसिलिका है ना, उसका डोम इसके सामने 16 गुना छोटा लगता। सोचिए, तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये नाजी सोच का, दुनिया पर राज करने की उनकी इच्छा का एक जीता जागता विशाल स्मारक था। ठीक है, ये बड़ी बड़ी इमारतें और विशाल प्लान तो एक तरफ, लेकिन इन सब के बीच एक आम इंसान की जिंदगी कैसी होती इस न्यू ऑर्डर में। चलिए अब उस डरावनी हकीकत में झांक कर देखते हैं। चलिए कल्पना करते हैं, साल है 1960 का। दुनिया अब 2 बड़ी ताकतों में बटी हुई है जिन्होंने जंग जीती थी, नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान। और जैसा कि द मैन इन द हाई कैसल जैसी कहानियों में हम देखते हैं, अमेरिका भी अब एक नहीं रहा, वो भी बढ़ चुका है। अटलांटिक से लेकर रॉकी पहाड़ों तक का एरिया वो है ग्रेटर नाजी राइख का हिस्सा, और जो पैसिफिक कोस्ट है वो जापान के कंट्रोल में है, जिसे जापानी पैसिफिक स्टेट्स कहा जाता है। तो ऐसी नई दुनिया में लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाता? इसका सबसे बड़ा हथियार था प्रोपेगेंडा। जरा एक प्रचार फिल्म की इन लाइनों को सुनिए। एक नया दिन है, सूरज पूरब से उगता है, देश भर में लोग काम पर जा रहे हैं, सबके पास नौकरी है और हर कोई जानता है कि देश को मजबूत और सुरक्षित रखने में उसका क्या रोल है। सुनने में कितना नॉर्मल, कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन फिल्म का जो अंत है वो इस नॉर्मल से दिखने वाले पर्दे के पीछे छिपे असली खौफ को सामने लाता है। तो आज हम अपने बहादुर लीडर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, ये जानते हुए कि हम अब ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा गर्व महसूस करते हैं और बेहतर हैं। सेग हाइल। और यही बात है, इस सिस्टम का असली डर उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में नहीं था, बल्कि वो छिपा था रोजमर्रा की जिंदगी में, जिसे कहते हैं खौफ की छोटी छोटी तस्वीरें। जैसा कि फादरलैंड नाम की कहानी के एक विश्लेषण में कहा गया है कि किसी भी राज्य की असली फितरत उसकी छोटी छोटी बातों से ही पता चलती है। तो फिर इस चमचमाते प्रोपेगेंडा के पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि यहूदियों और स्लाव लोगों का नरसंहार पूरा हो चुका होता। 2 सुपर पावर, जर्मनी और जापान, एक दूसरे के आमने सामने एक तनाव भरे कोल्ड वॉर में खड़े होते। ये एक ऐसा समाज होता जो पूरी तरह से आपकी सोच पर कंट्रोल रखता, जिसकी इकोनॉमी का सिर्फ एक मकसद था, मिलिट्री पावर को बढ़ाना, और जहां हर पल की निगरानी और बेरहमी से होने वाला दमन ही जीने का नया तरीका था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम ऐसी डरावनी, ऐसी अंधेरी कहानियों के बारे में सोचते ही क्यों हैं? क्या मतलब है सबसे बुरे की कल्पना करने का? देखिए, इतिहास के ये जो डार्क सिमुलेशंस है ना,
ये सिर्फ फिक्शन या सिर्फ कहानियां नहीं है, इनका एक बहुत गहरा, एक हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल मकसद है। तो सबसे जरूरी बात यह है, जैसा एक विश्लेषण कहता है कि जब हम इतिहास के दूसरे मुमकिन रास्तों के बारे में सोचते हैं तो इससे हमें इतिहास के काम करने का तरीका समझ आता है, और ये हमारी आज की दुनिया को, हमारी हकीकत को एक तरह से सही ठहराता है। मतलब आसान शब्दों में कहें तो जब हम सबसे बुरी दुनिया की कल्पना करते हैं ना, तो हमें अपनी इस दुनिया की कीमत और बेहतर तरीके से समझ आती है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर हमारी आज की दुनिया एक जीत का नतीजा है, तो वो कौन सी चीजें हैं जिनके लिए हम आज भी लड़ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि इतिहास के वो अंधेरे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद ही रहें?